नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। गुजरात चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के लिए आरक्षण का पत्ता चल दिया है। ईडब्ल्यूएस सवर्णों को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद ओवैसी ने आरक्षण के मुद्दे पर अब पसमानदा यानी बहुत बैकवर्ड मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए एक दांव चला है। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों के बीच पार्टी की पैठ बनाने, सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा उन तक पहुंचाने का मंत्र दिया था। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों और कट्टरपंथ की राजनीति करने वालों को तभी से अपने वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा पैदा हो गया। ओवैसी अब दलित समुदाय से कन्वर्ट होकर मुसलमान और ईसाई बनने वाले हिंदुओं के लिए रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर इस तरह के आरक्षण का विरोध किया है। सरकार का तर्क यह है कि संविधान में आरक्षण देने की मूल वजह जातीय भेदभाव था। चूंकि इस्लाम में और ईसाई धर्म में कोई जातीय आधार पर भेदभाव नहीं होता है, इसलिए कन्वर्टेड जातियों के आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी उस मुद्दे को लेकर अचानक बहुत एक्टिव हो गए हैं। वो आजकल टीवी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और आज ओवैसी ने इसी मुद्दे पर पार्लियामेंट में दिए अपने एक भाषण को लेकर ट्वीट किया। हम आपको उनके वो सारे ट्वीट, सारे बयान सुनवाएंगे। मुकाबला में आज इसी विषय पर बहस भी होगी। सवाल यह है कि क्या आरक्षण की बात आई इसीलिए हो रहा है मुस्लिम ईसाई भाई भाई, और असदुद्दीन ओवैसी के मन में क्यों उठ रहा है आरक्षण का अरमान? इस पर तो यही कहूंगा कि हाय नरेंद्र मोदी जी, आपकी मोहब्बत उन बैकवर्ड मुसलमानों से। क्या कहा था उन्होंने हैदराबाद में? बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी हुई थी यहां पर। मुसलमानों में जो पिछड़ा मुसलमान है, क्या मोहब्बत है मोदी जी पिछड़ा मुसलमान से आपकी। आपकी असली मोहब्बत तो एफिडेविट में निकल कर आ गई। आपने पिछड़ा मुसलमान को कह दिया कि वो, क्या कहा आपने मैडम? नहीं, पसमानदा नहीं, पसमानदा मुसलमान के बाद फॉरेन ओरिजिन के मोदी जी पसमानदा मुसलमान। क्या मोहब्बत है मोदी जी आपकी पसमानदा मुसलमान से। हाय हाय, पसमानदा मुसलमान देख रहे होंगे उसको कि पसमानदा मुसलमान है तो फॉरेन ओरिजिन का है। फिर राइट टू इक्वालिटी क्या है बताओ। फिर आप बताइए। भाजपा को बताना पड़ेगा कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या वो रिलीजन के ऊपर बेस नहीं है? आप किस बुनियाद पर मुसलमान को, क्रिश्चियन को एक्सक्लूड कर रहे हैं? वो तो राइट टू इक्वालिटी का खुला वायलेशन है। क्या देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भूल गई कि महात्मा गांधी ने इसी मसले पर क्या लिखा था अपनी उस वक्त की मैगजीन में, हरिजन मैगजीन में? आपकी मोहब्बत पिछड़े मुसलमान से, वाह क्या मोहब्बत है भाजपा की और मोदी की पिछड़ा मुसलमान से कि उनका ओरिजिन इंडिया का नहीं है, मगर आपको उनकी बड़ी फिक्र है। आप उनके लिए कॉन्क्लेव करेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर तंज कस रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें, फिर विषय एक बार फिर समझेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब। जफर साहब, स्वागत है आपका। रतन शारदा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति के और सामाजिक मामलों पर अपनी टिप्पणी रखते हैं। रतन जी, आपका बहुत स्वागत है। तहसीन पूरमवाला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन जी, आपका बहुत स्वागत है। और अतीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस्लाम के जानकार हैं। अतीकुर रहमान साहब का स्वागत है। दर्शकों के लिए एक बार फिर से हम विषय बता दें। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर यह कहा कि जो भारत में कानून चला आ रहा है, 1950 से चला आ रहा है, इस पर कोई तब्दीली नहीं हुई। उससे लेकर बहुत सारी पिटीशन थी इस बात को लेकर कि भारत में दलित समुदाय से जो लोग कन्वर्ट होते हैं, हिंदू धर्म छोड़कर वो ईसाई बन जाते हैं या मुसलमान बन जाते हैं, उन्हें वहां जाने के बाद उनके दलित होने का आरक्षण में फायदा नहीं मिलता। लेकिन यही फायदा अगर कोई हिंदू दलित बौद्ध धर्म अपना ले, वो सिख धर्म अपना ले, तो उसको लाभ मिलता है। तो यही इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है कि क्या ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है, तो जो दलित मुसलमान हो गए या ईसाई हो गए उनको इसका लाभ भी मिले। उसी पर टिप्पणी कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। और भारत सरकार ने 1950 के ही स्टैंड को दोहराया है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं जफर इस्लाम साहब के पास जाना चाहता हूं। देखिए, चुनावी मौका है, छोटा मुद्दा हो या बड़ा मुद्दा हो जफर साहब,
असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम लोग इसको उठाएंगे और वो ये कह रहे हैं कि यही मोहब्बत है पसमानदा मुसलमानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके बीच जाने का मंत्र उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दिया था हैदराबाद से। अब उन्हीं को सबसे बैकवर्ड भी मानते हैं, लेकिन उन्हीं को दलित होने का, कन्वर्ट होने के बावजूद आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहते। देखिए, जहां तक असदुद्दीन साहब का सवाल है, वो सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम समाज को लेकर वो राजनीति करते हैं, इसलिए कि उनकी कोई और समाज में पकड़ भी नहीं है और अब मुस्लिम समाज से भी उनकी पकड़ खत्म हो चुकी है। इन्होंने लोगों को गुमराह किया, मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा किया, मुस्लिम समाज को इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। लेकिन समय बदल गया है। मुस्लिम समाज समझता है कि अगर ये सरकार जो मोदी जी की सरकार है उसकी वेलफेयर स्कीम को देखिए, पहले की सरकारों के वेलफेयर के स्कीम को देखिए, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोई भेदभाव नहीं, कोई कोई धर्म को लेकर कुछ नहीं। आप किसी पूजा पद्धति में, किसी भगवान में आपके हो सकते हैं, आप उसको मानते हो, लेकिन आस्था आप कुछ भी हो, लेकिन अगर आप उस लिस्ट में है जिसमें आप गरीब तबके से आते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते हैं, तो आपको पूरा भरपूर फायदा मिलेगा सरकार के वेलफेयर स्कीम में। और इसी का नतीजा है, और ओवैसी साहब बहुत परेशान है कि इसलिए कि जब सरकारी स्कीम का देखिए फायदा होता है तो मुस्लिम समाज गरीब रह गया है, पिछड़ा रह गया है, उसको आगे प्रधानमंत्री जी लाना चाहते हैं, इसलिए कि उनको देखिए जितना समाज वेलफेयर स्कीम में मिलता है, जिस मुस्लिम समाज की आबादी 15, 17, 16, 12, 13 कुछ भी परसेंट होगी, लेकिन अगर उस वेलफेयर स्कीम का देखिए आप एनालिसिस कीजिए तो आपको लगेगा कि कभी भी 20, 22, 25, और मेरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें मैं काम करता हूँ वहां तो 65% एक स्कीम में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसमें 65% तक मुस्लिम समाज के लोगों ठीक है जफर साहब, देखिए ये सरकारी स्कीमों को लेकर के मामला नहीं है, मामला सीधा सीधा आरक्षण का है। और 1950 के ऑर्डर का हवाला देकर वो कह रहे हैं कि आज भी मोदी सरकार उस पर कायम है। वो ये कह रहे हैं कि जो दलित हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर के मुसलमान या ईसाई हो गए, उनको विदेशी मूल का बता दिया केंद्र सरकार ने। देखिए ये सब जो वैसी साहब कह रहे हैं, वो अगेन मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करके उनको बदनाम करना चाहते हैं। मुस्लिम समाज से कोई ऐसी डिमांड नहीं है। मुस्लिम समाज जो देश के हित में काम करती है, उसको कोई इस तरह की बातों में, ना तो उसको कोई इसमें इंटरेस्ट है, ना तो कोई इसका सरोकार है। ये तो ओवैसी साहब का जो है, एक कहीं ना कहीं आप मुस्लिम समाज को लेकर जो है कहीं ना कहीं राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन इसका असर आप ये कहना चाहते हैं कि देश के मुस्लिम समाज से न तो आरक्षण की मांग उठती है, ना उन्हें आरक्षण की जरूरत है। बिल्कुल, कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि देश के मुस्लिम समाज ने कभी आरक्षण की मांग की है। हाँ, इन्होंने जरूर मांग की है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें वेलफेयर स्कीम जो सरकारी तौर निजाम से जो कुछ आता है उसमें कोई हमने कोई भेदभाव। अच्छा ठीक है जफर साहब, आपने अपनी सरकार का स्टैंड क्लियर किया। वैसे रिकॉर्ड के लिए मैं बता दूं कि भारत में कई राज्य हैं जो धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं, सीधे धार्मिक आधार पर नहीं भी तो उनको जो आरक्षित कैटेगरियां हैं बैकवर्डनेस के नाम पर, उनको आरक्षण मिलता है। वो तो देखिए, उसमें केरल शामिल है, तमिलनाडु शामिल है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश शामिल है। देखिए जो EWS स्कीम है, क्या उसमें मुस्लिम समाज के लोग नहीं है एलिजिबल, है ना? जो पसमानदा है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो गरीब है, उनको अलाउड है, मुस्लिम समाज के लोग अलाउड है इसमें। चलिए ठीक है, EWS में भी आप कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर जो लोग पिछड़े हैं उसका फायदा उस 10% में मुसलमान को भी मिलेगा, ईसाई को भी मिलेगा, बिना उसकी जाति धर्म, बिना उसका धर्म देखे मिलेगा। मैं जाना चाहता हूं अभी सीधे अतीकुर रहमान साहब के पास। रहमान साहब, मुझे बताइएगा कि अभी जैसे जफर साहब ने कहा कि मुस्लिम समुदाय से कोई आरक्षण की मांग नहीं उठती, ना उन्हें जरूरत है, और जो जरूरत है वो 10% की उस कोटे में वो केटर हो जाएगी। उसमें गरीब आदमी कौन है उसका धर्म देखकर आरक्षण नहीं मिलेगा, सबको बराबर मिलेगा। तो ये जो बात की जा रही है शेड्यूल कास्ट, कन्वर्ट, ईसाई और मुसलमान, उनको दलित मानकर उनको आरक्षण दिया जाए, जो मांग उठाई जा रही है ओवैसी साहब के द्वारा, क्या आज उसका समय है? तो फिर मैं जानना चाहूंगा जफर साहब से कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आपने राब्ता किया, कितने ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको कहा, किस किस मुसलमान ने आपको आकर बताया, क्या है आपके पास डेटा जिससे आप ये बात साबित कर रहे हैं कि मुसलमान रिजर्वेशन चाहते नहीं? अवश्य मैं भी इस फेवर में नहीं हूं कि मुसलमान रिजर्वेशन की बैसाखी के सहारे सरकारों पे भरोसा करें। साचर कमेटी की रिपोर्ट ना इंप्लीमेंट करके तमाम सरकारों ने इस चीज का आभास हमको करा दिया था कि रिजर्वेशन की बैसाखी के सहारे
मुसलमान तरक्की नहीं कर पाएंगे। सौरभ जी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है, जब प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों से राब्ता कायम करने की कोशिश की थी और उनको कई छलावे देने की कोशिश की थी, उनकी तरफ से एक सिंगल लाइन डिक्टेट आया था कि हमें इसने नहीं सम्मान चाहिए, इसने नहीं और यहां मुंबई के अंदर अंजुमन इस्लाम स्कूल में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस करके दूसरे दिन तमाम पब्लिकेशंस में, न्यूज़पेपर्स ने उन्होंने इस चीज को वाजे किया था सरकार के सामने कि आप एक तरफ मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों के साथ उनको हमदर्दी है। इसी के बनिस्बत वो कहते हैं कि हमको इसने चाहिए नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर सौरभ जी, चाहे वो पसमानदा मुसलमान हो, चाहे आप ये छलावा पेश करें मुसलमानों के सामने कि मुसलमानों में तो कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति प्रथा नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, तो उनको रिजर्वेशन क्यों चाहिए? और अभी जफर साहब फिर से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं। अरे साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे वो 1955 की सरकारें हो, चाहे वो 80s की, 90s की, अब की सरकार हो, ग्रास रूट लेवल के ऊपर आप एजुकेशन सिस्टम का सुधार क्यों नहीं कर पाते? अतीक साहब जरा मुद्दे पर रहते हुए बात करते हैं, क्योंकि आज हमारे सामने बड़ा स्पेसिफिक मुद्दा है। बात सुने, अभी आपने कहा कि ये कहना छलावा है कि इस्लाम के अंदर भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई जाति प्रथा नहीं है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो वो व्यक्ति जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ, शेड्यूल कास्ट में पैदा हुआ, अगर उसने इस्लाम धर्म अपना दिया तो क्या उसकी वो पहचान, दलित समाज की पहचान कायम रहती है? क्या मुसलमान बनने के बाद भी वो दलित रहता है? उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्राइटेरिया बदल गया। इकोनॉमिक स्टेटस नहीं सर, इकोनॉमिक स्टेटस नहीं। हमारे पास वो 49-50% जो जातिगत आधार पर आरक्षण है वो केवल और केवल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से दिया गया है। इसलिए पूछ रहा हूं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो व्यक्ति झेल रहा है हिंदू धर्म में, वो अगर मुसलमान हो जाए तो क्या उसकी जाति रहती है? और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही तो उसने धर्म परिवर्तन किया जनाब। बिल्कुल, तो क्या मुसलमान होने के बाद भी आप उससे मुस्लिम समाज उसको दलित मानता है? मैं जरा जवाब देता हूं। समाज की छोड़िए ना, मुस्लिम समाज ऑर्गेनाइज कहां है? सरकारों ने मुस्लिम समाज को ऑर्गेनाइज रखा क्या, मुझे बताइए सर। मैं चीज को स्पष्टीकरण के साथ दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई ईसाई धर्म में, क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम के अंदर तो कोई जाति व्यवस्था ही नहीं है। तो फिर अगर किसी ने ये धर्म अपना लिए तो वो शेड्यूल कास्ट का है, कौन सी जाति का, इसका मतलब ही नहीं रह जाता। तो फिर किस बात का आरक्षण दिया जाए? ये तर्क दिया गया है। सौरभ भाई, मुझे 10 सेकंड का समय दे दीजिए। इसीलिए दिया गया है कि ये अपना पर्दा झाड़ना चाहते हैं ताकि इनको समाज के उन पिछड़े वर्गों को। जी, क्या मुझसे सवाल था? हाँ, कहिए। सरकार अपना पर्दा झाड़ना चाहती है, सरकार उन लोगों को दंडित करना चाहती है जो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये एक तरह का, अगर सोशल अपलिफ्टमेंट की तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल सहारा लेके अगर वो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो आखिर सरकार को और खास तौर से बीजेपी के सरकार को प्रॉब्लम क्या है? सवाल ये है, देखिए सौरभ जी, सर अतीक साहब, मैंने आपसे सीधा सवाल किया था, उसका जवाब नहीं आया अभी तक। मुसलमान होने के बाद भी जाति रहती है या नहीं रहती है? आप मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए, मैं बाकी मेहमानों के पास चला जाऊं। यस, वो उसके इंडिविजुअल या उसकी सोसाइटी पे निर्भर करता है कि वो सरकार से क्या गुहार लगाना चाहता है। अगर वो सरकार से गुहार लगाना चाहता है तो सरकार उसको वंचित नहीं कर सकती ना। अभी भी जवाब नहीं आया। सवाल सीधा है, धर्म के ऊपर, धर्म इस्लाम धर्म अपनाने के बाद भी कोई जाति रहती है नहीं रहती है, अब इसका सीधा जवाब नहीं दे रहे। मैं उसके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूं उस व्यक्ति के। मैं इस्लाम में क्या व्यवस्था है उसके लिए वो पूछ रहा हूं आपसे। सौरभ भाई, मैं बोलूं क्या? 10 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, जवाब दे दीजिए। इस्लाम के अंदर बेशक व्यवस्था नहीं है कोई जाति प्रथा की, लेकिन क्या उसके बावजूद जो हायर अप्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी में,
वो दर्जियों को उनका दर्जा दे सके हैं? ठीक। नहीं दे सके हैं। क्या वो बंगड़ी बनाने वालों को दर्जा दे सके हैं? बागवानों को दर्जा दे सके? नहीं दे सके हैं। ये रियलिटी है, ओके। ये ग्राउंड रियलिटी है। चले ठीक। आप इसको धर्म के साथ जोड़कर ना देखें। चले ठीक, भले वो किसी धर्म में चला गया हो, लेकिन उसके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके साथ भेदभाव होता है, ये बात कह रहे हैं अतीकुर रहमान, और इसलिए उसको वो आरक्षण की सहायता मिलनी चाहिए। जफर साहब, एक बार में एक एक कमेंट ले लूं, 2 मेहमान रह गए, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास, आप डिटेल में बोलिए। इसका खाली बस मैं 10 सेकंड लूंगा। हाँ, अच्छा, कहिए, कहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो बार बार आप रिपीटेडली एक सवाल कर रहे थे कि क्या मुस्लिम समाज में जाति पाति को माना जाता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं माना जाता। इस्लाम इसके बारे में बिल्कुल सख्ती से मना करता है। हर लोग एक बराबर है इस्लाम में, कोई जात पात जो है कास्ट सिस्टम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बताने में इनको ये दिक्कत हो रही थी, इसलिए कि रही तो राजनीति करना चाहते हैं वो, ऐसे नहीं। हाँ, जब पसमानदा कहते हैं तो पसमानदा का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और उसके लिए जो है अफर्मेटिव एक्शन होता है, वो हमारी सरकार अफर्मेटिव एक्शन कर रही है ताकि उसका उत्थान हो। ये सच्चर कमेटी की बात कर रहे थे। सच्चर कमेटी के बाद जो सरकारें थी उनसे खुलासा लीजिए, जो कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट आने के बाद उनकी चुप्पी क्यों बंद हो गई कि सालों साल आपने कोने में छोड़ दिया जहां कोई उसको हमरा नहीं मिला मुस्लिम समाज को। आज अगर एक ऐसी सरकार है जो उनके लिए काम करना चाहती है, उसमें भी राजनीति। अच्छा ठीक है जफर साहब, मैं जरा तहसीन पूनावाला जी के पास चला जाऊं, और रतन जी हमारे साथ हैं। रतन जी, अभी देखिए आपके सामने कई बार सवाल ये हुआ, मैं आप दर्शकों की सुविधा के लिए बस 2 लाइन पढ़ना चाहता हूं। ये जिसका हवाला दिया जा रहा है, जिसको चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950, ये कहता क्या है? 2 लाइन इसके बीच में पढ़ देता हूं। नो पर्सन हु प्रोफेसेस अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू, और ब्रैकेट में लिखा है द सिख और द बुद्धिस्ट रिलीजन शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट। मतलब वो व्यक्ति जो हिंदू समुदाय में, और हिंदू समुदाय के अंदर ही सिख और बौद्ध लिख दिया गया, इनके अलावा किसी भी और धर्म का होगा तो उसकी दलित आइडेंटिटी नहीं रहेगी। इसी बात को चुनौती दी जा रही है। अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि ये जमीन पर चीज हम देखते हैं वो ये है, कन्वर्ट होने के बाद भी उसको वो दर्जा या समानता नहीं मिलती, चाहे वो ईसाई हो जाए चाहे वो मुसलमान हो जाए। रतन जी देखिए सौरभ जी, सबसे पहले सच्चर कमेटी ये सर्टिफिकेट है सेक्युलर पॉलिटिक्स का कि सेक्युलर पॉलिटिक्स मुसलमानों को 70 साल तक बेवकूफ बनाती रही, उनके प्रोग्रेस के लिए कुछ नहीं किया। ये पहले इनको मान्य करना पड़ेगा, जो अपने आप को बड़े नंबरदार मानते हैं, जो दिन रात मोदी को और बीजेपी को गाली देते हैं। दूसरी बात, अतीकुर रहमान जी ने स्पष्ट माना कि मुस्लिम समाज के अंदर जात पात है, चाहे माने ना माने ना है, तो आपका जो बेसिस है इस्लाम का और कन्वर्ट करने का, इतिहासकारों ने लगातार, नए मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने सालों साल हमें बताया कि मुसलमान हिंदुओं को तलवार के जो मुसलमान नहीं बनाया गया था, वो तो बेचारे बड़े पछताए हुए थे, बड़े परेशान थे जात पात से, इसलिए उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। इसके लिए इस्लाम की आबादी भारत में बढ़ी। अब आप उसको मना कर रहे हैं। तीसरी बात, आज से कुछ साल पहले तक आपने पसमंदा मुसलमान सुना था क्या? नहीं, क्योंकि अशरफ मुसलमान सबके ऊपर राज कर रहा था, सारी आवाज उनकी थी, सारा शोर उनका था। जी रतन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और बड़ी रतन शारदा जी, सर मुझे नेटवर्क इशू लग रहा है, आपकी आवाज बीच में बंद हो गई आना, कनेक्शन में प्रॉब्लम है। मैं एक बार तहसीन जी के पास चला जाऊं, फिर आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी बात। आप ये कहना चाह रहे थे कि जो लोग ये कहते थे आज तक कि इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं, अतीकुर रहमान साहब उसको मान रहे हैं कि भारतीय समुदाय में मुसलमान होने के बाद भी जो जाति है वो बदलती नहीं है, और इस ग्रास रूट की असलियत से भारत सरकार मुंह नहीं चुरा सकती। मैं तहसीन साहब के पास जाना चाहता हूं। सरकार ये कह रही है कि भाई जो आरक्षण दिया गया जातिगत आधार पर शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, उनके पिछड़ेपन, जातिगत पिछड़ेपन की वजह से या छुआछूत जैसे भेदभाव की वजह से दिया गया, ये किसी और धर्म के अंदर नहीं है, तो ये मांग क्यों उठ रही है? सौरभ भाई, मुद्दा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों, वर्तमान केंद्र की सरकार और ओवैसी इस पे राजनीति कर रहे, दोनों ना भारतीयों के लिए ना भारतीय मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते। दोनों ये इसलिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि गुजरात के चुनाव में ये पोलराइजेशन हो। मैं आप दोनों को एक्सपोज करता हूँ। सबसे पहले जफर भाई है, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों के लिए किसी ने कुछ किया तो मोदी जी की सरकार ने, उनके वर्बैटिम शब्द थे। महाराष्ट्र के अंदर बैकवर्ड जितने भी समुदाय थे, चाहे मराठा समुदाय, चाहे मुसलमान समुदाय, जो भी है, उनके लिए मैंने तहसीन कुनाला ने काम किया था। स्टेट लॉ कमीशन के पास गए वगैरह वगैरह,
और उस वक्त की कांग्रेस की एनसीपी की सरकार ने उनको एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन, सौरभ भाई इस चीज को नोट कीजिए, सिर्फ एजुकेशन में उनको अफर्मेटिव एक्शन दिया। जैसे फडणवीस की सरकार आई, मुसलमानों के लिए काट दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, क्योंकि हमने चैलेंज किया कि मुसलमान पीछे है, बैकवर्ड मुसलमान, मैं रिलीजन के आधार पे नहीं कह रहा हूं, बैकवर्डनेस के आधार पे। इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे भी हार गए, उसके बावजूद नहीं दिया। ये है इनकी हकीकत, ये इनकी सच्चाई। बताओ मैं झूठ बोल रहा हूं? आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए, ये इनकी सच्चाई है। तो ये एक तो ये बैकवर्डनेस पे सिर्फ आपको जुगला दे रही, ये काम नहीं करना चाहती। दूसरा, मेरा एक सिंपल कंटेंशन है आपके शो पे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आप कास्ट सेंसस और रिलीजियस सेंसस बाहर कर दीजिए और बताइए आज कितने हमारे एससी, एसटी, मुसलमान, क्रिश्चियन, कितने लोग हमारे डीए में, कितने हमारे जजेस है, कितने हमारे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। आप कर दीजिए सभी का, जात और धर्म आप कर दीजिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी आप करेंगे। क्यों नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। वरना चलिए मुसलमान को एक मिनट हम बाजू में रखते, मैं आपके शो पर खुल्लम खुल्ला चैलेंज देता हूं, कितने आज हमारे दलित चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कितने हमारे दलित भाई या ओबीसी भाई चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के अंदर आज 2022 के अंदर। ये इनकी राजनीति है। अब इस मुद्दे को छोड़ देते, आते ओवैसी की राजनीति। नहीं, इस पर रुकते हैं एक मिनट, तहसीन साहब एक मिनट, इस पर रुकते हैं। जब आप ये सवाल उठाते हैं तो ये सवाल केवल, मेरे ख्याल से आप जब आपने कहा तो मैं सुन रहा था, ये केवल इस सरकार से नहीं बनता। फिर आप ये सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट से भी, 50% की कैप सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर लगाई है। और आप सवाल पूछे संविधान निर्माताओं से भी, जिन्होंने ये कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो आप जो बात कह रहे हैं उसके लिए भारत का संविधान बदलना पड़ेगा। नहीं, मैं उस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि आप संविधान धर्म के आधार पर नहीं आपको अलाउ करता रिजर्वेशन, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन बैकवर्डनेस पे जहां दिया गया था, जहां कोर्ट्स ने अपहोल्ड किया था, वह बीजेपी ने कैंसिल किया है। इनके आंध्र प्रदेश के मैनिफेस्टो में कि जो मुसलमान बैकवर्ड है उनका कैंसिल करेंगे। ये क्या जुमले दे रहे टीवी चैनल्स पर आकर कि हम बैकवर्ड लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। इनका कभी आरएसएस का कभी भी एक बैकवर्ड इंसान ना हिंदू धर्म का आरएसएस का, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं। मैं तो बार बार एक ही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जो मैंने अतीक साहब से भी पूछा। सर, मैंने केवल एक सवाल पूछा। देखिए, आज 10% का इकोनॉमिक आर्थिक आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर 10% आरक्षण देती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है धर्म का। उसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब आ जाते हैं। उस 10% के अंदर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, उसमें मुसलमान भी आता है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैंने उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया अभी सर, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है, लेटेस्ट तो वो है। चैलेंज तो हर चीज होती रहती है। मैं उसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि इससे हमारे दलित भाई बहनों का और ओबीसी भाई बहनों का हक जाएगा। लेकिन बैकवर्डनेस के आधार पर जब आप दे सकते हो, ठीक है, भाजपा केवल मुसलमानों को टारगेट, चले ठीक, आप कह रहे हैं मुसलमानों को बैकवर्डनेस के आधार पर मिलना चाहिए आरक्षण, इसमें उनके साथ भेदभाव ना हो। ठीक है तहसीन साहब, मैंने आपकी बात आ गया, 10 सेकंड। अच्छा तहसीन जी 10 सेकंड, फिर रतन जी बोलिए, शॉर्ट में। मैं सिर्फ एक चीज करता हूं, आज हम दूध का दूध पानी का पानी इस चैनल पे कर लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आप जफर भाई को कह दीजिए, धर्म और जाति के आधार पर जिनकी जितनी पोजीशन है वो आज खुला कर दे। कितने वाइस चांसलर्स इस देश में दलित है, नेशनल यूनिवर्सिटी के, ओबीसी है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, आज बता दें उनकी संख्या के अनुसार। कितने जजेस है बताइए ना। ये नहीं करना चाहते, यही तो दुख है। मैं तहसीन साहब, ये बात जो है, चुनावों में जब नेता भाषण देते हैं उस वक्त तो ठीक लगती है, उचित लगती है। मैं आपसे व्यवहारिक बात करने के लिए कह रहा हूं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हर नेता कहता रहता है, हर चुनाव में जाकर ये बात कही जाती है। लेकिन जमीन पर आकर के बात करें ना, क्या व्यवहारिक है हम उस पर बात करें ना। और सुप्रीम कोर्ट का जज कौन चुनता है? फिर चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज तो सुप्रीम कोर्ट ही चुनता है, हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट चुनता है, उसको लेकर भी अलग विवाद चल रहा है। तो आप किसको दोषी मानेंगे? फैसला आता है हमारे पक्ष, तो आप किसको दोषी मानेंगे? आपने बार बार कहा सुप्रीम कोर्ट में कितने जज पिछड़े हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? भारतीय जनता पार्टी। मैं कह रहा हूं किसी भी सरकार को कैसे मान सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट खुद जज चुनता है? जरा जवाब दो, इनको जरा जवाब देना पड़ेगा। कितने जजेस का रिकमेंडेशन हुआ है? कितने जजेस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दलित समुदाय से? चले ठीक है, एक बार रतन शादा जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, उनकी बात रह गई थी बीच में। मैं आता हूं, अश्विनी उपाध्याय जी। रिजर्वेशन करने का कारण क्या था जी? रिजर्वेशन करने का कारण था कि अगर सभी एक स्तर पे आएंगे उसके बाद ही कंपटीशन मेरिट पे जा सकती है, इसके लिए रिजर्वेशन आया।
अगर 75 साल के रिजर्वेशन में नंबर ऑफ पीपल एज जजेस, लोग जजेस हो चाहे आईएएस ऑफिसर अगर कम है, ये दोष कहाँ पर है? ये दोष रिजर्वेशन पॉलिसी को है, जिसको कुछ लोगों ने अपने कोने में कर लिया और लाभ नीचे तक जाने नहीं दिया। खुद चुने हुए लोग उसका फायदा उठाते रहे और उसका फायदा बाकी जाति के अपने बाकी लोगों को, पिछड़े लोगों को लेने नहीं दिया। तो इसका दोष पॉलिसी पे तो नहीं, इसका दोष तो इम्प्लीमेंटेशन पे है। क्या हम ये मानने को तैयार है जो ये 70-75 साल चला? दूसरा, अगर ये सारा बैकवर्डनेस का फायदा नहीं मिला किसी को, अगर रिजर्वेशन सही मिला, जो मुस्लिम बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज देता हूं कि इस बात को तैयार है कि केवल इकोनॉमिकली बैकवर्ड और इकोनॉमिक कैटेगरी पे की शर्त पे केवल रिजर्वेशन होगा? वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी पॉलिटिशियन में ये बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि जाति का रिजर्वेशन को कम कर सके। मुस्लिम रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट ने कैंसिल किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्य किया। और जो पार्टीशन था वो जिसकी संख्या भारी उसकी जिम्मेदारी के नाम पर पार्टीशन हुआ था। ये जो भाषा है ये भारत को तोड़ने की भाषा है। इसका मतलब आपको हर चीज केवल अनुपात में चाहिए, और इसके कारण यही शर्त लेकर पार्टीशन के समय बात चली थी, शर्त को लेकर पाकिस्तान बना था। तो अगर आपको जो समस्या का हल पाकिस्तान बनने से नहीं मिला, जो समस्या का हल रिजर्वेशन से नहीं मिला, जो समस्या का हल आर्टिकल 28-29 से माइनॉरिटीज को मिले विशेष दर्जे, उनके अपने इंस्टीट्यूशन, उनके अपने स्कूल, उनके अपने मदरसे, उनके लिए अपने फंड, उन फंड के लिए सरकार पेमेंट करती है, मदरसे के लिए, उनकी वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड करोड़ों की प्रॉपर्टी पैसे देती है सरकार चलाने के लिए, मौलवियों को मिलती है तनख्वाह। तो ये सारे फायदे होने के बाद अगर मुसलमानों का भला नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आप अंदर झांकिए ना। ठीक है, आप सारा तो सरकार पे देंगे। आप कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो खास तौर पर माइनॉरिटीज के लिए हैं, उससे उनको लाभ अगर नहीं मिल रहा है तो फिर देखना पड़ेगा कि पॉलिसी में उसकी इंप्लीमेंटेशन में कहां गलती है, और फिर सिर्फ आरक्षण से क्या हो जाएगा। दलित तभी तक है भारत में जब तक वो हिंदू है, या वो सिख धर्म अपना चुका है, या वो बौद्ध धर्म अपना चुका है। अगर वो ईसाई हो गया, अगर वो मुसलमान हो गया, तो वो दलित नहीं रह गया। ये 1950 का आदेश कहता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कई पिटिशंस थी और भारत सरकार ने उसमें अपना इसी पहलू को रखते हुए अपना रुख रखा है। उस पर एक विवाद उठा। हमारे साथ सारे मेहमान हैं। एक बार मैं अश्विनी जी के पास जाना चाहता हूं, अगर अश्विनी जी सुन पा रहे हैं हमें तो। आपत्ति इस बात पर उठाई गई, ओवैसी साहब ने ट्वीट करके भी कहा कि भारत सरकार ने इसमें विदेशी शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब कि ईसाई होना या मुसलमान होना यह विदेशी धर्म अपनाने के बराबर है, और सिख होना या बौद्ध होना वो भारतीय मूल के धर्म है, इंडिक धर्म है। इन खुले शब्दों में नहीं किया कहा गया, लेकिन उसका आशय यही है। इसीलिए अगर कोई दलित बौद्ध या सिख हो जाता है तो उसको तो हम आरक्षण का लाभ दे सकते हैं, मुसलमान या ईसाई होने पर नहीं। और यह भेदभाव करने वाली नीति है। अश्विनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, चेक कर लें, म्यूट तो नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको सौरभ जी? बोले बोले। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जो आया है मुझे उसमें कहीं से भी कुछ इलीगल नहीं दिखता है। सरकार ने जो स्टैंड लिया है कि भाई अगर जो इंडियन रिलीजन है, लाइक सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, अगर कोई इसको अडॉप्ट करता है तो उसको रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा और बाकी लोगों को नहीं होगा। जो फॉरेन रिलीजन है, चाहे वो यहूदी हो या बहाई हो या क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। दुनिया में किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उस देश के कल्चर, उस देश के संस्कृति, उस देश की रीति, उस देश के रिवाज, उस देश की भाषा, उस देश के खान पान, उसको प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। अगर अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका के रीति रिवाज, अमेरिका की भाषा, अमेरिका के रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए होता है, तो मुझे लगता है अगर लीगली आप देखें, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट हुई थी उस डिबेट में भी ये सवाल आया था कि भाई किसको देना नहीं देना। तो पहली बात तो लोग रिजर्वेशन के खिलाफ थे, कहते थे रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। बड़े मुश्किल से इवन बाबा साहब अम्बेडकर भी इसके खिलाफ थे कि नहीं रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, बोला नहीं 10 साल के लिए दे देते हैं। तो 10 साल के लिए दिया गया, फिर बढ़ते बढ़ते 75 साल हुआ, और अभी एक पिछले सप्ताह जो जजमेंट आया है उस जजमेंट को आप इन टोटलिटी देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसको रिव्यू करने की जरूरत है। कब तक चलेगा? 75 साल, 80 साल, 90 साल कब तक चलेगा? और जो ये स्टैंड पर्टिकुलरली लिया है, स्वाभाविक सी बात है, जो 10% रिजर्वेशन है उसका लाभ सबको है। लेकिन जहां तक जिस रिलीजन में कास्टिज्म नहीं है, जो रिलीजन कहता है हमारे देश में, हमारे रिलीजन में कोई कास्ट फैक्ट सिस्टम नहीं है,
तो वहां पे तो इसका उसका फायदा नहीं ले पाएंगे, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। नहीं, अभी आपने जो विदेशी मूल वाली व्याख्या करी, तो अब हम भारत में ये मानते हैं कि आपका कहना है कि कानूनी नजरिए से देखा जाए तो इस्लाम विदेशी धर्म है। 1000-1200 साल से इस्लाम भारत के अंदर है, लेकिन अभी वो विदेशी है। ईसाई धर्म जो है, ईसाई ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आया तभी कोई ईसाई हुआ, उससे पहले भी ईसाई आते रहे होंगे भारत के अंदर, तो ईसाई भी विदेशी धर्म है। और जो लोग कन्वर्ट हुए इन दोनों रिलीजन के अंदर, उनकी जो मौलिक जाति थी जिसके आधार पर उनके साथ भेदभाव होता था, वो सब खत्म हो गया। नहीं, देखिए जो एफिडेविट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटी शब्द यूज किया है। इनफैक्ट मेरी 2 अलग अलग पीआईएल चल रही माइनॉरिटीज के ऊपर, उसमें भी मैंने सौरभ जी यही कहा है कि जब आप माइनॉरिटी मेजॉरिटी करने जा रहे हो तो किसको आप रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा दोगे और किसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दोगे। पूरी दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, तो क्या आप पूरी दुनिया की 6500 भाषाओं को, भाषा बोलने वाले जो भारत में आके रह जाएं, उनको आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दे सकते हो क्या? कल को कोई चाइनीज आए, 10 साल यहाँ रहे, नोएडा में एक फ्लैट खरीद ले और यहाँ की मान लीजिए वो सिटीजनशिप ले ले, या कोई अफगानिस्तान से आए, उस सिटीजनशिप ले ले, बोले मेरी भाषा अफगानी है इसलिए हमको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा चाहिए, या कल को पाकिस्तान, नेपाल, कहीं से किसी दुनिया में आ जाए, कोई यहूदी आ जाए, कोई जर्मन आ जाए, या कोई चाइनीज आ जाए, कोई आ जाए और बोले कि हमको पहले तो, और यहाँ पे सिटीजनशिप लेने के बाद वो अपनी मांग करे कि चूंकि मैं तो चाइनीज बोलता हूँ, मैं तो जर्मन बोलता हूँ, मैं तो फ्रेंच बोलता हूँ, मुझे आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दे दो, तो ये नहीं हो सकता। उसी तरीके से दुनिया में 1100 टोटल रिलीजन है, 1100। अब वो 1100 में से करीब 100 रिलीजन तो भारत में रहते हैं। 100 में आपको मैं बताऊं, यहूदी भी रहते हैं, बहाई भी रहते हैं, ऐसे बहुत सारे और फेथ के रहते हैं, चाइनीज जो रिलीजन फॉलो करते हैं उसके भारत में रहते हैं। तो क्या 100 लोगों को माइनॉरिटी दर्जा मिल सकता है? सवाल ये नहीं है अश्विनी जी, अभी जवाब देना चाह रहे हैं अंतिम शर्मा जी, आपको उनके पास जाओ। सवाल ये है, आप ही के एनालॉजी को इस्तेमाल करते हुए मैं कहता हूं, बस कंप्लीट कर रहा हूं। ये संविधान सभा, मेरा ये मानना है कि अगर माइनॉरिटी मेजॉरिटी आपको देखना है रिलीजियस आधार पे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये रिलीजन इंडिया में शुरू हुआ या फॉरेन रिलीजन। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मांग किसके लिए उठ रही है? मांग उस व्यक्ति के लिए नहीं उठ रही है जो सऊदी अरब से आकर यहां बस गया, जो वहां पैदा हुआ और यहां आके बस गया और मुसलमान अपने आप को माइनॉरिटी कहता है, उसके लिए आरक्षण की मांग नहीं हो रही है। मांग हो रही है वो उस व्यक्ति के लिए जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, वो हिंदुस्तान में रहते हुए मुसलमान हो गया, उसकी जाति क्या खत्म हो जाती है, इसको लेकर के बहस है। और केवल मुसलमान के लिए नहीं, ये मैंने पढ़ के सुनाया कि 1950 का आदेश क्या कहता है, तो उसमें केवल सिख और बौद्ध रहेंगे हिंदुओं के अलावा, और उसमें इस्लाम मानने वाले हिंदू से मुसलमान हुए और ईसाई हुए नहीं रहेंगे। इस पर विवाद है। नहीं, सवाल उसी का मैं कह रहा हूँ, कन्वर्जन का बेस वही है ना। आपको कहीं एक ब्रॉडर लाइन तो खींचना पड़ेगा ना, आपको कहीं एक ब्रॉडर लाइन खींचना पड़ेगा। तो एक ब्रॉडर लाइन ये है कि भाई दुनिया में 1100 रिलीजन है, ठीक है, वो सारे, यहाँ पे यहूदी भी रहते हैं, भाई भी रहते हैं, लगभग 100 रिलीजन रहते हैं, लेकिन अब उसमें मान लीजिए अडॉप्ट करे कोई, उसको अगर कन्वर्ट होके मान लीजिए यहूदी बनता है, बहाई बनता है, या और भी कोई चाइनीज रिलीजन अडॉप्ट करता है, बोले जी मैं तो कन्वर्ट हो गया लेकिन मुझे रिजर्वेशन का फायदा चाहिए, तो नहीं, तो वही सीधी सी बात इधर भी है। अतीक साहब जवाब दे, फिर आता हूं मैं तहसीन जी और जफर साहब। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट हो रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कुछ आपको पाने के लिए कन्वर्ट हो रहे हैं तो कुछ खोना भी पड़ेगा। ठीक है, ओके। अतीक और रहमान साहब, तहसीन इनके बाद तहसीन, अतीक साहब। अश्विनी जी, माफी के साथ मैं बड़ी इज्जत करता हूं आपकी, मगर आप जानबूझकर मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइनीज लोगों ने कोई योगदान नहीं किया था भारत को स्वतंत्रता करने में। अरे यहां पर जो भारत के मुसलमान और भारत के क्रिश्चियंस और भारत के पारसीज का जो योगदान है, क्या उसको आप नकार सकते हैं? क्या मुंबई में वो पारसी जिन्होंने मुंबई को बनाया, क्या उनको आप, अगर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं और चाहते हैं कोई सरकार की मदद, तो आप उनको वंचित करना चाहते हैं सिर्फ ये बोलकर कि 200 दुनिया में धर्म है, क्या सबको हम लिंग्विस्टिक और अतीक साहब वो पिछड़ा वो तो 10% में आ गए ना। मैं पहले भी आपसे कह रहा था, शारदा जी ने जो कही है, वो तो जो 10% का आर्थिक पिछड़ापन का कोटा उसमें आ गए। नहीं, ये छलावा है, क्योंकि ये फिर SC/ST की राइट्स मार रहा है। अरे फिर आप उस पर चले गए। रतन शारदा जी प्लीज, सौरभ जी, रतन शारदा जी ने जो मुद्दा उठाया है कि आखिर 75 साल
बात आपने भी मेरा लिंचिंग की बात उठाई तो मैं तो प्लीज। जवाब दूंगा। रतन जी मैं आता हूं, एक बार भाई, कंप्लीट एक कर ले। बात को पकड़ के रतन जी, आपने जो मामला उठाया है वो बहुत ही कोर इशू है कि आखिर रिजर्वेशन होने के बावजूद कौन सी कम्युनिटी ऑन पर आ चुकी और अदर सोशल स्टेटस नहीं आई ना। खत्म करिए, पॉलिटिकली डिसीजन लेकर आप इसको खत्म करिए। ग्रास रूट लेवल्स को, एजुकेशन को इंप्रूव करिए, ग्रास रूट लेवल के ऊपर इकोनॉमिक बेनिफिट दीजिए, ग्रास रूट लेवल के ऊपर एफर्मेटिव एक्शन करिए। बिल्कुल ठीक। मैं भी आपकी बात से बात मिला रहा हूं। नहीं तो फिर आप कहना चाहते हैं कि भारत से जातिगत आरक्षण खत्म कर दिया जाए। अभी आप नहीं, अतीक साहब आपकी बात में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी आपने कहा कि 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा दे देते हैं तो बाकी जो 49% वाले हैं उनका हक मारा जाता है। अभी तो आप कह रहे थे कि 49% आरक्षित लोगों का हक मारा जा रहा है 10% से, अब आप कह रहे हो 49% खत्म कर दिया जाए। इस पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन को खत्म करने का और क्या हल है, मुझे बताइए फिर। नहीं तो फिर ये मत कहिए ना कि वो जो आरक्षित श्रेणी के लोग हैं उनका कोई नुकसान हो रहा है अगर कोई 10% का कोटा और बढ़ा दिया जाता है तो। और मैं ये आपसे ये कह के पूछता हूं यही सवाल कि अगर किसी रिलीजियस माइनॉरिटी को, आप इसका जवाब दीजिए अतीक साहब, 10% ईडब्ल्यूएस कोटे से 49% के आरक्षित लोगों का SC ST OBC का हक मारा जाता है बकौल आपके, तो रिलीजियस आधार पर माइनॉरिटी को आरक्षण देने से उनका हक नहीं मारा जाएगा? 100% मारा जाएगा। यहां पर कोर इशू फिर आ जाता है मेरिट का। पूरे रिजर्वेशन या ईडब्ल्यूएस के अंदर भी मेरिट मारा जा रहा है जनाब। ठीक। उस मेरिट को अपहोल्ड कौन करेगा? इसीलिए ये पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन खत्म करना आवश्यक है, लेकिन यहां पर पॉलिटिकल पार्टी इसमें पहल नहीं करेगी। जवाब देना चाह रहे हैं सैयद जफर इस्लाम आपको। वो कह रहे हैं खत्म कीजिए आरक्षण पर राजनीति, स्टैंड लीजिए खुल करके, चाहिए या नहीं चाहिए भारत को आरक्षण। आज जो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कीजिए, वो 75 साल से उनके मुंह बंद क्यों थे? तो पहले कहना चाहिए था। कांग्रेस की सरकार जब थी तब तो उन्होंने मुंह नहीं खोला। कांग्रेस की सरकार के बाद जब रिपोर्ट आई सच्चर कमेटी की तब मुंह नहीं खोला। और आज जब एक सरकार है जो कि सबके उत्थान के लिए काम कर रही है, देश की सब जनता के लिए काम कर रही, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी में पूजा पद्धति में उसकी आस्था हो, फिर सबके कर रहे हैं। अभी देखिए अश्विनी उपाध्याय जो है, जिनके नाम के नीचे आपने सिर्फ सीनियर वकील लिखा है, एक्चुअली देश के सबसे माने जाने जो है PIL स्पेशलिस्ट है, और उनकी कितनी सारी चीजें जो चर्चा में आती है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत अध्ययन करके लेके आते हैं मुद्दे को। आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा भाई कि ऐसे 6,500 जातियां हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, सबको तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ जो इस धरती से जो धर्म निकला है उसको दिया जाता तो ठीक है। लेकिन इस देश की जनता, चाहे वो किसी पूजा पद्धति में उसकी आस्था हो, उसको ईडब्ल्यूएस में उसका पूरा उसका रिजर्वेशन है, उसको मिलेगा अगर गरीब तबका है। और किसने अफर्मेटिव एक्शन किया, जरा पूछे 70 साल में, बताइए अतीक साहब, किस सरकारों ने अफर्मेटिव एक्शन ऐसा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में? मुस्लिम समाज रिजर्वेशन नहीं चाहता है। आप हमसे पूछ रहे थे कौन मुस्लिम समाज में चाहता है? आप कितने संगठन से मिलते हैं? मैं हर संगठन का नाम ले सकता हूं, उनके मुखिया का, जिनसे मैं मिलता हूं। किसी ने रिजर्वेशन नहीं मांगा, सबने कहा कि हमें जो है बराबरी का हक दिए। तो ये बराबरी का हक नहीं है, बराबरी का तो हक है। क्या आपको वेलफेयर स्कीम में 7, आपको ईडब्ल्यू स्कीम में 7, लेकिन पहली सरकारों ने नहीं किया। उसके गुमराह करने पर आप पूरे सहमत रहते थे। ठीक है सरकार। एक बार तहसीन आपकी, और अश्विनी जी बोल रहे थे तब एक पॉइंट कहना चाहते थे, तहसीन फिर रतन जी। एक तो बार बार हर टीवी चैनल पर, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी एक चीज कही थी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के द्वारा, कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कहा था कि 10 साल का लिमिट होना चाहिए रिजर्वेशन पे। मैं भारत के संविधान पे PhD कर रहा हूँ। बाबा साहेब आम्बेडकर ने ऐसी कोई बात न लिखित में कही, न स्पीच में। उनका स्पीच में वर्बैटिम आपको सुनाता हूँ, संक्षेप में आप बोलता हूँ। उन्होंने कहा था 10 साल का लिमिट अगर हम डिस्कस करें शर्तों के साथ, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन पर, ना शिक्षा न जॉब्स। ये बाबा साहेब आम्बेडकर को मैं वर्बैटिम। लेकिन हर चीज आप टीवी पे आके आधे चीज बाबा साहेब आम्बेडकर को कोट करो, ये गलत है, ये बंद करें। दूसरी चीज, एक और चीज रतन भाई ने उठाई बात, उन्होंने कहा रिजर्वेशंस के बावजूद देखिए कोई चीफ जस्टिस नहीं बना, देखिए कोई वाइस चांसलर नहीं बना, ये रिजर्वेशंस फेल हुआ। नहीं साहब,
चीफ जस्टिस या जज बनने में रिजर्वेशन की भूमि नहीं है, इसीलिए वो फेल हुआ। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देते फिर मैं आगे की बात करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं निजी किसी भी बिजनेस में रिजर्वेशन हो, मैं नहीं चाहता हूं, मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन हम टीवी चैनल्स को देख ले, कितने प्राइम टाइम एंकर्स दलित है, ओबीसी है, बताइए, गिनती कराइए। और आप कहते हो कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी है, देश को तोड़ने की साजिश है। तो क्या आप कहते हो कि हमारे दलित चीफ जस्टिस बनेगी तो देश टूट जाएगा, ओबीसी वाइस चांसलर बनेगी तो देश टूट जाएगा, ये आपका तर्क है? और अगर ये आपका तर्क है तो मैं बड़े हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं रतन शारदा जी, मेरे माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने स्वयं अपने कास्ट को ओबीसी कास्ट में डाला। तो क्या प्रधानमंत्री जी देश को तोड़ने की साजिश कर रहे थे? क्या लॉजिक आपने लगाया? अच्छा, यही एटीट्यूड के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। नहीं, अब मैं आता हूं आगे की बात पर। नहीं तहसीन साहब प्लीज एक बार क्लैरिफाई कीजिएगा मुझे। अभी आपने कहा कि आप बिजनेस में आरक्षण के खिलाफ है, हमारे यहाँ तो प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की मांग उठ रही है, कई दल उठाते हैं ऐसी मांग। अभी आपने मीडिया का हवाला देते हुए कहा कि कितने एंकर या कितने सीनियर लोग मीडिया में जो है वो जो है पिछड़े समाज से आते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि भारत की सारी प्राइवेट इंडस्ट्री वो जातिवादी है? भारत की सारी प्राइवेट इंडस्ट्री किसी भी सेक्टर में हो वो जाति देख करके हायरिंग करती है? आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप खुद व्यवसाय करते हैं, आप मुझे बताइए कहां देखा आपने ये भाव? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी समुदाय है जिनके पास एक नेचुरल एडवांटेज है, इसलिए हमें अफर्मेटिव एक्शन चाहिए। वरना आप मुझे बताइए सौरभ भाई, आज सुप्रीम कोर्ट की बात करते, 75 ईयर्स हो गए हमारे देश को आजाद से, सिर्फ एक दलित चीफ जस्टिस, क्यों? वहां पर तो रिजर्वेशन नहीं है, तो क्यों? क्या दलित हमारे भाई नहीं बन सकते, बहन नहीं बन सकती सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस? चलो मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, एनजीओ की बात करता हूं, आरएसएस का ओबीसी या दलित मुखिया आज तक क्यों नहीं बना? इसका उत्तर दे दें। ये एक रियलिटी है, इस हकीकत को हमें मानना पड़ेगा। नहीं तो फिर इस हकीकत को मुझे ये बताइए, इस हकीकत को सुधारने के लिए जो एफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन के जरिए जो काम किया जा रहा है उसके अलावा और क्या किया जाए? देश के अंदर अब तो 60% आरक्षण हो चुका, और क्या किया जाना चाहिए? आपको अफर्मेटिव एक्शन तब तक कहना है, आप कास्ट सेंसस 2011 और रिलीजियस सेंसस रिलीज कीजिए, और जो जितने ही समुदाय की जितनी हिस्सेदारी है आप उनको उनका अधिकार दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे? तो जितने हमारे दलित भाई उतने पोजीशन बढ़िए वाइस चांसलर के क्यों नहीं बढ़ सकते, या बहनों के? क्या आपको दिक्कत है उसके अंदर? क्यों आप उसको अपोज करते हो? रतन शारदा, अभी आरएसएस में भी पूछा उन्होंने कितने पदाधिकारी हुए पिछड़े? तो देखिए, सामाजिक संगठन की है डिस्कशन नहीं है, मैं फिलहाल उस उलझाने वाले डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, उसका तर अलग से दूंगा। अगर कोई चीफ जस्टिस तक पहुंचेगा, अपनी योग्यता में पहुंचेगा कब? जब उसकी एजुकेशन सही होगी। मुझे ये बताइए कि एजुकेशन के अंदर हमारी अगर परिस्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पर रिजर्वेशन हो ना हो, अगर हमने एक तरह की एजुकेशन दी है तो 3 पीढ़ियों के बाद भी क्यों लीगल प्रोफेशन के अंदर, क्यों आईएएस के अंदर, क्यों आईपीएस के अंदर कहीं भी जिस संख्या में लोग जाने चाहिए क्यों नहीं गई है? तो उसका मतलब है अतीक रहमाने का सबसे पहले हमें एजुकेशन के अंदर एफर्मेटिव एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक आप एजुकेशन सही नहीं, रिजर्वेशन में कहां तक चढ़ाएंगे आप? कहीं तो उसको रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 पीढ़ियां जाने के बाद अगर हम ये नहीं कर पाए तो फेलियर हमारे सिस्टम का है, एजुकेशन का है, रिजर्वेशन पॉलिसी का नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी गलत तरीके से इंप्लीमेंट होती है, उसका कारण है। तो उसी रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर कितना खेल खेलेंगे आप? कहां तक जाएंगे? दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स को अगली बार बुलाइए डिबेट के अंदर, देखिए कितने लाखों दलित बड़े बड़े उद्योगपति बने हैं। आप कहते हैं ना दलित कहीं नहीं पहुंचे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप चैनल में भी जाएंगे जातिवाद के ऊपर, अरे तहसीन भाई आपको मैंने टोका नहीं, बीच में टोकते क्यों है आप? अच्छा तहसीन साहब, लेट हिम कंप्लीट, ज्यादा समय नहीं रहा। ऊपर है क्या आप? बी का जवाब देते हैं नहीं, आप सबसे ऊपर आप सबसे ऊपर। अच्छा ठीक है तहसीन साहब एक मिनट, हम मुद्दा तो रिजर्वेशन ही है ना, वो रिजर्वेशन पर जवाब दे रहे हैं। अगर कोई टोक दे तो आपका एकदम पारा चढ़ जाता है 202 डिग्री। रतन जी बोलिए। अगर कोई बोल रहा है अपने हिसाब से उसका आप टोक देंगे। सर आपको जो प्रश्न पूछा है तहसीन पूनावाला साहब ऐसे नहीं होगा, देखिए समय नहीं रह गया, लेट हिम कंप्लीट, उनका जवाब पूरा आ जाए। नहीं तो तहसीन की खासियत है डिबेट में, जानते हैं ये अगर ये बोलते हो कि बीच में टोक देखा तो इनका पारा चढ़ जाता है, प्रेशर अगर दूसरा कोई बोल रहा है अपने हिसाब से बोल रहा है सेंसिटिव पे, उसको टोकते हैं। रतन जी कंप्लीट कीजिए। अभी मैं कंप्लीट क्या करूं? तो विचारों का सारा तार तोड़ी हो रहा है, यही इनका गेम है, ये बात करने नहीं देंगे। मैंने कहा था दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स को बुलाइए, आपकी डिबेट के अंदर पता चलेगा कि दलित किस तरह से अपने जीवन को सुधार रहे बिना सरकारी सहायता के, केवल अपनी शक्ति के आधार पर। आप दक्षिण में जाइए, आपको इंडस्ट्रियल क्लस्टर मिलेंगे जो सो कॉल्ड
शेड्यूल कास्ट चला रहे हैं, सक्सेसफुली चला रहे हैं, उनके तरफ नजर दौड़ाएंगे कि नहीं जड़ाएंगे? केवल रोते रहेंगे हम? अपनी शक्ति पे अगर आपने उसको अच्छी शिक्षा दी, अच्छा प्रोत्साहन दिया, हर व्यक्ति उठ सकता है, वो ये सरकारें करने को तैयार है क्या? क्योंकि 2-3 लाख की सरकारी नौकरी के आसपास सारी बहस चलती अच्छा चलिए रतन जी, आप इसी में से ये बहस कंक्लूड करता हूं। आप इस बात का जवाब दे करके जाइए कि भारत की 2 सबसे बड़ी रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये चाहते हैं आप सर, भारत की 2 सबसे बड़ी रिलीजियस माइनॉरिटीज इस्लाम और ईसाई धर्म, इनके अंदर कन्वर्टेड पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? 15-20% हो गई, माइनॉरिटी रही कहां? वो माइनॉरिटी ही नहीं मानते आप? 15-16 करोड़ की आबादी वाले का माइनॉरिटी कहेंगे? चले माइनॉरिटी भी नहीं बोलता शब्द में, उनमें पिछड़ापन है या नहीं है? वो जवाब दे, सच्चर कमेटी के सहयोग करने वाले, वो जवाब दे, स्पेशल राइट्स लेने वाले, आर्टिकल 28 से 30 तक के लगातार जिन्होंने 70 साल उपयोग किया, वक्त पे नाम पे करोड़ों की प्रॉपर्टियां जो लेकर बैठे हैं, जो मदरसे और नाम पे मौलवियों के लिए तनख्वाहें लेते हैं सरकारों से, सेकुलर सरकारों से, वो उसका उत्तर दे। चले ठीक, बीजेपी उत्तर क्यों दोगी? हम क्या उत्तर देंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।